नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पश्चिम बंगाल चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 4 चरण बाकी बचे हुए हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति धीरे धीरे अब नया रुख अख्तियार करती जा रही है। जी हां, बंगाल का चुनाव हिंसा के साथ साथ अब धरना पॉलिटिक्स तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग की ओर से 24 घंटे के प्रचार प्रसार पर रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी ने धरना दिया। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई दरअसल ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर हुई थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर बयान दिया था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज जताया, इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई की गई। 8 अप्रैल को हुगली में ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम वोटों को नहीं बंटने की बात कही थी। इसी पर चुनाव आयोग ने उनको प्रचार प्रसार करने से रोका था। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने तकरीबन 3 घंटे तक धरना दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी राज्य में हिंसा फैला रही है और उन लोगों को शांत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बंगाल में बाहरी लोग घुसकर हंगामा कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या धरना प्रदर्शन से मिलेगा वोट? आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ हम करेंगे चर्चा। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा दिए गए इस धरने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन प्रचार पर रोक, क्या धरना प्रदर्शन से मिलेगा वोट? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। धरना पॉलिटिक्स क्या डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है? बंगाल में मुस्लिम वोट आखिर किसे चोट? चुनाव प्रचार पर बवाल, किसका होगा आखिरकार बंगाल? ये तो उससे भी बड़ा सवाल है और इसका जवाब जाहिर सी बात है सीधे सीधे जनता के हाथ ही होगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पुरजोर कोशिशों में इस समय लगे हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की नाराजगी, कौन मारेगा बाजी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तमाम सवाल है जो इस समय बंगाल की सियासत में मुंह बाए खड़े हैं। ममता बनर्जी की नाराजगी, कौन मारेगा बाजी? चुनाव प्रचार पर बवाल, किसका होगा आखिरकार बंगाल? और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव वो भी मौजूद है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता मनजीत सिंह भी जुड़ेंगे। मनजीत सिंह से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले दिनेश जी आपके पास आते हुए, तमाम आरोप यहां पर बाहरी लोगों पर यानी कि आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है बंगाल की धरती में, बंगाल की सियासत में इस समय, वो सब कुछ आप लोगों की देन है। और अब सारा आरोप ममता बनर्जी पर, उनकी पार्टी पर मढ़ने की कोशिश हो रही है और बस इन्हीं तमाम बातों से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गई। अब उस धरने को भी आप लोग टैक्टिक बता रहे हैं, डिफीट के बाद की प्रैक्टिस बता रहे हैं। दिनेश सिंह जी। शिल्पा जी, देखिए आपने 2 सवाल किया। एक तो पहला सवाल कि वो बाहरी, अब कौन है बाहरी? हाँ। क्या उत्तर प्रदेश के लोग बंगाल में जाकर बाहरी हो जाते हैं? क्या गुजरात का कोई अगर बंगाल में चला गया वो बाहरी हो गया? बंगाल का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ गया तो बाहरी हो गया? अपने ही देश में जो लोग रह रहे हैं, हाँ। क्या वो बाहरी हो गए? और जो वास्तव में बाहर के लोग हैं उनको आंतरिक बता रहे हैं, अपने बता रहे हैं। जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, जो वोट आज टीएमसी के वोट बैंक बने हुए हैं, वो तो उनको अपने लग रहे हैं। जो लोग बाहर के हैं वो अपने हो गए और जो अपने हैं उनको बाहर बता रहे हैं। ये ममता बनर्जी की 4 चरणों के चुनाव की हार को देखते हुए जो बौखलाहट है वो परिलक्षित हो रहा है। अब दूसरी सवाल कि आज ममता बनर्जी देखिए धरने पर बैठ गए। हाँ। शिल्पा जी, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं, क्या पहली बार किसी नेता के ऊपर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया? या किसी मुख्यमंत्री पर क्या चुनाव आयोग ने पहली बार प्रतिबंध लगाया? चुनाव आयोग ने तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी की या धरने पर बैठे? एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है। समझ में नहीं आता है कि विपक्षी दलों को क्या हो जाता है। इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा आखिर में क्यों नहीं होता है? ना इनको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा होता है, ना इनको अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा होता है, ना ईवीएम पर भरोसा होता है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा होता है। तो आखिर भरोसा किस पर करेंगे? यही, और ना
पश्चिम बंगाल की जनता पर ममता बनर्जी जी को भरोसा है, इसलिए उनको भरोसा है तो सिर्फ बाहरियों पर भरोसा है, जो घुसपैठिए हैं उन पर भरोसा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो खेल खेलना चाह रही थी वो खेल नहीं हो पा रहा है। पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर हमला कराया, हमारा पैर टूट गया। वो किस तरह से उनका झूठ सबके सामने आया, सारे मीडिया ने दिखाया, वहां की जनता ने बताया, लोगों ने आंखों देखा हाल बताया कि कैसे क्या हुई, कैसे वो दुर्घटना हुई थी। उसके बाद किस तरह की टिप्पणियां सीआरपीएफ जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, किस तरह की टिप्पणियां, यही अर्धसैनिक बल हैं। अभी आप देख के देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। ठीक है अपनी दिनेश जान जी, को हथेली पर आपने रखकर भरोसे की बात कही, लेकिन क्या आपके लोगों को आप पर भरोसा है? मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी की, जिन्होंने ये दावा ठोका है कि टीएमसी की जीत वहां पक्की है, ममता बनर्जी की जीत वहां पक्की है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो किस भरोसे की बात आप कर रहे हैं? विपक्षी दल, आम जनता कैसे आप लोगों पर भरोसा कर ले जब आपके लोग ही आप लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं? एक बिल्कुल शिल्पा जी, देखिए वो हमारे दल नहीं है, हमारे साथ एक प्रदेश में हमारे सहयोगी हैं। हाँ। वो हमारे दल नहीं है। हमारे दल भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता पर भरोसा है, वहां के तो आप कम से मतदाताओं कम पर अपने भरोसा है। सहयोगियों को तो अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो कुछ और बयान देते हैं, वो ही खुद देखिए, आप लोगों की जीत पर वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आप बड़े बड़े डंके पीट रहे हैं। ना शिल्पा जी, देखिए अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग बातें होती हैं। हम कैसे, भारतीय जनता पार्टी ये कैसे तय करेगी पश्चिम बंगाल में किसी का क्या बयान होगा? जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी केरल में वो कम्युनिस्टों के साथ है, यहाँ पर कम्युनिस्टों से अलग है, तो कैसे तय करेंगे? देखिए चुनाव है, यानी कि बिहार में आप लोग साथ हो लेते हैं, दूसरी किसी राज्य की बात आ जाए तो आप लोगों के अलग अलग विचार। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अगर गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी होता इस तरह का तो निश्चित तौर पर हम उसको ध्यान में लेते, लेकिन वो स्वतंत्र है, एक दल है, स्वतंत्र है, दल के नेता हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में हमारी तो कोई बौखलाहट दिख नहीं रही पश्चिम बंगाल में। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे हुए चुनाव प्रचार में और वहां का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसका जवाब मैं मंजीत जी से लूंगी। आप लोग बौखलाहट की बात जो कह रही है उनका जवाब मंजीत जी देंगे, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव, बौखलाहट यहाँ पर नजर किसकी आ रही है? क्या हो रहा है वहां पर बंगाल की धरती पर? यह सियासत बंगाल की आखिरकार किस तरफ आगे बढ़ती हुई? अब धरना पॉलिटिक्स तक ये आन पहुंची है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी नकेल कसी हुई और बहुत सीधा उदाहरण है कि 2019 के भी चुनाव में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे करगिल युद्ध के और क्या बोलते हैं वो तमाम सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी फोटो लगा करके वो प्रचार कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो प्रश्न खड़ा होगा, और प्रश्न इस चीज का नहीं है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई क्यों आप संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं? हम कहते हैं कि अगर जस्टिस हो रहा है तो सामने दिखाई देना चाहिए। और बस ये प्रश्न मैं तो इसलिए शिल्पा जी उठा रहा हूं कि मोदी सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय के माननीय 4 कॉलोजियम के वरिष्ठ जजों ने क्या कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा उत्पन्न हो गया है और उनके कार्य में इंटरवीन कर रही हैं संस्थाएं एक दूसरे को, सरकार उनमें इंटरवीन कर रही है। तो जब सरकारी हस्तक्षेप होगा तो इस तरह की प्रश्न उठेगी। जब असम के अंदर ईवीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गाड़ी में मिलेगा तो प्रश्न उठाएगा, और अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर जो है वो होटल के अंदर 2 शिक्षकों के पास पाया जाएगा तो प्रश्न उठेगा। और प्रश्न इस बात का भी उठेगा कि जो 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, जो आरटीआई है, वो 20 लाख ईवीएम अब तक क्यों नहीं भारत सरकार बरामद कर पाई है? तो तमाम चीजें हैं और प्रोटेस्ट होंगे अगर एक तरफा चुनाव प्रणाली पे कार्य किया जाएगा और सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम होगी, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसे गाइडेंस करती है वैसे दिखती है, और अगर ना दिख रही होती तो इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होता। आखिर विपक्षी दल भी तो बहुत सीधा आरोप है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग ये बहुत बेईमान है और बेईमानी के लिए लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये श्रीवास्तव जिस पार्टी से हैं इनको शायद ये नहीं पता है कि 2012 में बहुजन समाज पार्टी को हराकर ये बने थे, तब वही ईवीएम थी, वही इलेक्शन कमीशन था, वही इलेक्शन कमीशन के लोग थे, वही फोर्सेस थी।
सिवाय झूठ बोलने के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं है। जब ये जीत जाते हैं तो हमको इलेक्शन कमीशन को कोई बधाई नहीं देता है और ना इसके लिए कोई अच्छाई करता है, बल्कि ये दिन पर दिन जब ये हार रहे होते हैं अपनी पार्टियों में तो ये जनता के साथ धोखा करते हैं। 5 साल तक 5 साल जनता का कोई काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से जनता इनको नकार देती है। ये निकम्मे हैं। जब ये हार जाते हैं तो ये सारा ब्लेम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हैं। तो क्या बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में? इलेक्शन कमीशन में तो कुछ पता ही नहीं है। जिसका कि अनावरण आडवाणी जी ने किया था, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन जब ये चैलेंज किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि आइए छेड़खानी करके दिखाइए, तब कोई सामने क्यों नहीं आता? ये सवाल भी तो उठता है ना। फिर उसका कारण है शिल्पा जी, इन्होंने कहा था कि मदरबोर्ड से हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। क्या बात करते हैं? हैकिंग का शब्द क्या होता है? श्रीवास्तव जी पढ़ लीजिए, हैकिंग क्या होती है? दूर से होती है हैकिंग का। आपने जो ब्लेम लगाया था कोई नहीं आया, आप भी नहीं आए उसमें, आपका कोई नेता नहीं आया। बेकार की बात करने में कोई फायदा नहीं है। और वो उसका हैकिंग वाली बात थी, किसी ने हैक करके नहीं दिखाया। चोरी नहीं करता है, जहाँ वो उचित समझता है अपने लिए जगह देखता है वहाँ चोरी आप करता है। झूठी बातें करते हैं, जनता को बहकाते हैं। ठीक है राहुल लाल, आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ आगे पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बंगाल की सियासत 4 चरण होते होते कहां तक आन पहुंची है? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम का मामला तो बहस वो काफी पुराना हो गया, लेकिन हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, हाँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 1995 के बाद से ऐतिहासिक स्तर पे एक परसेप्शन बिल्डिंग और इलेक्शन कमीशन के प्रति भारतीय जनता में एक जबरदस्त उसके सम्मान में वृद्धि हुई है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टर साहब पूर्व बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन को भारत में कितने सम्मान के साथ देखा जाता है सामान्य जनता की नजर में। जाहिर सी बात। लेकिन हाँ, 2019 के बाद के जो घटनाक्रम घटा या फिर अभी मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को सख्ती बरतनी चाहिए पश्चिम बंगाल में वो नहीं बरती गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले में 358% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन अभी भी हम लोग वहां पे जो फुटेज हम लोग देख रहे हैं, ना तो गृह मंत्री जो है कि कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है, ना तो फिर सामने में जो जनता है वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन एक तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में चुनाव कराने में विफल रही है, नंबर 1। नंबर 2 की देखिए, अगर ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, चूंकि आप धार्मिक आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से धार्मिक आधार पे इधर भी दूसरे तरफ से भी जिस तरह से बयान दिए गए, मान लीजिए कि अगर उसी तरह से कुछ चीजें हम लोगों ने देखा कि अमित शाह के रैलियों में भी जय श्री राम के नारे लगते हुए रहे या कुछ और तमाम तरह की चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से भी सवाल पूछा जाता। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो पूछने की हिम्मत लोग नहीं कर पाते। भाई ममता बनर्जी की बात मैं बता दूं, ममता बनर्जी की बात बता रहा हूं। ममता बनर्जी का सवाल दिया, दंड की बड़ी अच्छी बात है। सिन्हा जी को आज ही नोटिस मिला है और उनको इससे ज्यादा का मिला है। नहीं, अमित शाह को नोटिस कब जारी होगा? 48 घंटे का। अमित शाह जी को नोटिस कब जारी होगा? हमारे वहाँ ऑब्जर्वर मौजूद हैं, आप लोग क्यों कंप्लेंट करते हैं? पूरे दुनिया को दिख रहा है, कंप्लेंट क्यों नहीं करते? ममता बनर्जी कंप्लेंट करिए, उनकी रिपोर्ट आएगी, एक्शन होगा, कार्रवाई किया, सब बराबर है। अब तो देखिए पारदर्शी व्यवस्था है, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, आपके एक ऑब्जर्वर के बदले में 5-5, 6 आधे दर्जन ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब पीएम या गृह मंत्री जैसे लोग अगर उस पूरे प्रक्रिया से बच जाते हैं, जिसका कि अभी एक उदाहरण करिए आप, इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ेगा किसी को। कंप्लेन नहीं भी किया जा रहा है, तभी तो पारदर्शी हमारे आपको दिख ही रहा है, आपको तो सब कुछ दिख रहा है। यानी कि पूरा प्रोसेस ये एक मौका है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल जो है कि इसके पहले नहीं उठ रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नजर में सारे दल बराबर होने चाहिए। एफआईआर कराए, काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सारी चीजें अब तो पारदर्शी व्यवस्था है। अमीन साहब, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको लाइए, पॉइंट आउट करिए, आप भी करिए। आप ये बताइए, जय श्री राम क्या भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं, आप बताइए, आप तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है। हिंदू धर्म में क्या चुनावी प्रचार में इस तरह की चीजों का प्रयोग हो सकता है? जय श्री राम का नारा कोई चंडी पाठ से कोई पार्टी नहीं है। चंडी पाठ से कोई पार्टी अगर चुनावी नारा प्रचार प्रारंभ करे तो उसको सही ठहराएंगे। हर पार्टी के लोग अपना करते हैं इलेक्शन के टाइम में। वोट मांगने का प्रयास है ना अमीन साहब, उसको तब रोकना राहुल पड़ेगा। गांधी ने भी यही किया जाके मंदिरों में। उसके ऊपर कार्रवाई करनी क्या पड़ेगी। कहेंगी किस तरह की धरना पॉलिटिक्स आप लोगों की तरफ से की जा रही है? क्या कुछ संदेश देने की कोशिश थी? क्या करना चाह रहे हैं? लोकतंत्र में लगाया जाना चाहिए क्या वोट पाने के लिए? ये मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट में क्यों नहीं आता? जब आपको बुलाया जाता है, सारे दलों को बुलाता है इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड सर, मंजीत जी जवाब देना चाह रहे हैं। मंजीत जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये आप लोगों की बौखलाहट है, दीदी डरी हुई है, हार के डर से वो इतनी बौखला गई है कि धरने पर इस तरह से बैठ गई। हाँ, धरने पे बैठना भी अगर गुनाह है तो मोदी जी बोल देते हैं कि ये धरना जीवी हैं, ये आंदोलन जीवी हैं। अब धरना जीवी भी बोल दिया गया, मेरे को लग रहा है कि मोदी जी की तरफ से। तो अब जो चुनाव आयोग है, अगर वो प्रधानमंत्री के लिए काम करेगा तो हम तो बोलेंगे,
दीदी बोलेगी, अभी पूरा देश भी बोलेगा। आप दीदी की बात मत लूंगी कीजिए, जवाब पूरा दीजिए देश आपसे। बोलेगा। हाँ सुनिए, हाँ, बोलिए पूरा सर। देश बोलेगा, क्योंकि मोदी जी की टीजिंग लैंग्वेज पे हाँ। ईवीएम पे जो आपका आयोग चुनाव आयोग है हाँ। वो साइलेंट है। दीदी को किस तरह टीज किया गया है वो आपने देखा नहीं, आपने दिखाया अपने टीवी पे। इसी चुनाव कहते आयोग ने दीदी आपको को 10 साल दीदी, रखा है वहाँ मुख्यमंत्री। दीदी हो दीदी हो दीदी, अब 11वां साल है ऐसा चुनाव कर के करके लिए। जो टीजिंग कर रहा है जो, हाँ। तो बेईमान मोदी जी नहीं पे था चुनाव पर्चा होना आयोग। चाहिए। अच्छा। मोदी जी पे पर्चा होना चाहिए। और ईवीएम पकड़े जाने पर, ईवीएम किसी एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय TMC जनता में पकड़ी पार्टी के गई है। सदस्य, उनके घर से पकड़े जाते TMC के घरों से पकड़ी सुनिए, गई है। नहीं, TMC आप गाड़ी लोगों में के घर रखी से, गई है। आपकी गाड़ी में से पकड़ा गया है। भाई इसकी सर, जांच अपने भी गिरफ्तार नहीं किया किया जाएगा। ना। में जो है कि कहीं थोड़ा नहीं किसी और जाएगा। राज्य में चले जाए। दूसरे के घर पर अगर पत्थर हम फेंकने वहाँ से पे पहले पहुंचे, आपका अगर घर हम भी वहाँ कांच पे का है, पहुंचे, उसका भी ध्यान बिल्कुल रखिए नहीं जरा। है, तो वो भी अगर गलत चीज वो है। तो रास्ते की बात है, हमारे ट्रैफिक में। अगर हमारे किसी विधायक के घर से पकड़ी जाती है तो इसमें भी तो चुनाव आयोग का फेलियर है। गृह मंत्री भाई, तो मैं ने बोल उसी रहा दिन हूँ। अच्छा, ठीक है, स्पष्ट मंजीत किया जी, है। तो क्या इस धरने के जरिए, पूरी तरह फेल हो इस चुका धरने है। का एक्शन मुख्य लेगा तो संदेश हम बस नहीं यही बंद था कर देना चाहिए। कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा। इस धरने के जरिए आप यही कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाने में असमर्थ रहा है। हाँ। यदि चुनाव आयोग की ऐसी ही प्रतिक्रिया रही, ऐसी ही कार्रवाई रही, तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग बंद कर देना चाहिए। ठीक ऐसा है, है जल्दी कि से चुनाव मोहम्मद अमीन, आयोग आपकी चाहता है प्रतिक्रिया। उसके चुनाव बाद मैं रंजन कुमार के पास जाऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ इनको मैं जुड़ेंगे। बता देता हूँ जल्दी से टीएमसी सर। को हाँ। कि ये नहीं चाह रहे कि इनकी जो मशीनें लूट लें और वहां पे हमारे पोलिंग के जो वोटर्स हैं, हमारे देश के वोटर्स, उनको डराएं, अरे सर, लूट धमकाएं, तो वो आप नहीं रहे होने हो। पा रहा है। लूट इसलिए तो इस तरह आप की रहे बातें हो, करते हैं चुनाव आयोग के लिए। 5 लेकिन लाख झूठ लोग है, मोहम्मद गलत अमीन, प्रचार किया जा रहा है। मोहम्मद अमीन ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को दीदी की लैंग्वेज, दीदी की तमाम चीजें नजर आ जाती है, जी। लेकिन पीएम मोदी के द्वारा जो टीजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये आरोप है टीएमसी का नहीं भाई, चुनाव आयोग। ऐसा है कि इनके खिलाफ जो बीजेपी ने जाके वहां पर चुनाव आयोग में शिकायत की है, तो टीएमसी के लोग भी जो शिकायत कर रहे हैं, तो सिन्हा को दिया गया आज 48 घंटे का। हाँ। ऐसा नहीं है, इन लोगों हाँ। का कहना गलत है। तो आप लोगों को किसने रोका है? मंजीत जी, आप भी जाइए। आप जरूर मौजूद आप है। लोगों को किसने रोका है? कंप्लेंट करिए वहाँ पर। टीएमसी शिकायत करवा रही है, बीजेपी क्या शिकायत करवा रही है, आप लोग भी करवाइए। आपने दीदी- शिल्पा जी दीदी सुना साहब, है, वो अगर आपने बुरा सुना लगता है लिख के होगा दीजिए। कि सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। वो गलत है जब आपकी मोदी बात। जी की तरफ से 10 साल आप गलत करते नहीं रहे है। राज, तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए 10 साल अमीन के जी, बाद 10 तो वर्ष आप पहले भी- की स्थितियों और अभी की स्थिति नहीं नहीं, चलिए, तभी इलेक्शन कमीशन ने ठीक है चुनाव सर, कराया। ठीक है मैं सर। नहीं मानता रंजन हूँ। कुमार, रंजन आवाज कुमार, दिया। रंजन कुमार, आपको क्या लग रहा है? दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है, सीधे सीधे यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए अब गए सख्ती हैं। कर दी गई है। राज्य की तरफ से क्या लग रहा है रंजन कुमार बंद कर रहे हैं कि बंगाल की सियासत 4 चरणों के बाद आगे किस तरफ बढ़ती हुई? रंजन कुमार, चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। नहीं, चुनाव को कटघरे में किया गया कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर राज्य में चुनाव हुए हैं तो इसी तरह की बातें हो रही हैं। सो ठीक है, ममता बनर्जी को के दो आरोप लगे थे जिनके आधार पर चुनाव आयोग ने उसमें उन पर कार्रवाई की है। सो लेकिन ममता बनर्जी ने उसका जवाब दिया है। ममता बनर्जी एक सांकेतिक, वो धरने पर बैठ गई, उनको जो मैसेज अपने लोगों को देना था वो चला गया वहां से, मैसेज जो है सो। और आपका प्रोग्राम जब खत्म होगा तब तक ममता बनर्जी का टाइम भी खत्म हो जाएगा और वो 2 चुनाव रैली करने जा रही है वो। तो इसमें होता, याद कीजिए यूपी में चुनाव था, योगी आदित्यनाथ को भी इसी तरह के बैन लगे थे और वो भी ऐसे बैठ गए थे। तो बोलिए रंजन जी, बोलिए। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, तो ममता बनर्जी पे जो आरोप, देखिए जब कोई आरोप लगता है उसकी जांच होती है, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर एक कार्रवाई होता है। सो करवा दिया गया। ममता बनर्जी पे ने 2 बयान दिए थे, उसके आधार पे उन पे कार्रवाई की गई है। उनको चैलेंज करेंगे लोग कि मोदी जी पे कार्रवाई कौन करेगा? मोदी जी पे कार्रवाई कौन करेगा? टीजिंग की कार्रवाई नहीं करनी मोदी जी चाहिए। आप कंप्लेंट कीजिए। देखिए अभी हुआ क्या है, यही बात मोहम्मद अमीन भी कह रहे हैं कि आप ये लोगों को चुनाव किसने आयोग के रोका है? अधिकारी बैठे आप जाइए बताएंगे ना, कि कंप्लेंट कीजिए। टीचिंग पे क्या होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। एक और आपको दीदी पे आपको आपत्ति थी, उन्होंने आदरणीय दीदी बोल दिया।
आप इसमें क्या कंप्लेन करेंगे सर? इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर मेरे अफसर मौजूद हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक, उनसे शिकायत करेंगे। दिनेश सिंह, मैं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बार बार यही बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग दरअसल आप लोगों के कंट्रोल में है। ये आरोप बार बार टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से आखिरकार क्यों कह रहे हैं कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी जब टीजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उन्हें कोई नहीं रोकता, उसे कोई नोटिस नहीं करता। शिल्पा जी, मैंने पहली बार ही कहा था कि पिछले चुनाव में अगर ध्यान हो तो मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि हमारे भी मुख्यमंत्री पर प्रतिबंध लगा था, हमारे कई नेताओं पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था और प्रतिबंध लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं धरने पर नहीं बैठी थी, नाटक नहीं करती है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी कह रही थी खेला होगा, वहां लोकतंत्र को खत्म करके एक लूट तंत्र स्थापित करना चाहती थी। वहां वो चाहती थी कि वोटरों को धमकाया जाए, घरों से निकलने ना दिया जाए। लेकिन आज वहां अर्धसैनिक बल हैं जिनकी वजह से लोग अपने घरों से आज निकल के बूथ तक जा रहे हैं। इसलिए उनके जरा सुनिए, अरे जरा बीच में बोलता नहीं हूँ, बीच में बोलिए। मंजीत जी सुन लीजिए, मंजीत जी आपको जो भी आप बताइए अपने समय में दर्ज करवा लीजिएगा, बोल लीजिएगा, एक एक करके बात सुनेंगे तभी तो सब चर्चा आगे बढ़ पाएगी। दिनेश सिंह बोलिए। जी, मैंने ये कहा कि देखिए अभी जब नेता चर्चा करते हैं, टीएमसी के विधायक के घर से ईवीएम निकली, उस पर एक शब्द किसी के, ना तो राहुल लालजी के शब्द मैंने बोला है, शायद आप ध्यान से सुना नहीं है दिनेश जी, मैंने बिल्कुल बोला है कि चाहे असम में वो कांग्रेस, जरा एक मिनट, असम में कहीं भी चला जाए ईवीएम, या फिर बोल लीजिएगा ना, ये पश्चिम बंगाल में भी कहीं चला जाए। दिनेश जी ने बोला है, मैं वही चीज कर रहा हूँ। दिनेश जी, इसमें गृह मंत्री का स्पष्टीकरण आ गया था कि जो भी चुनाव आयोग एक्शन लेगा, उनकी पार्टी का अगर सदस्य इन्वॉल्व हुआ है तो जो भी लेगा वो स्वतंत्र है। ये उसी दिन आ चुका है 4 बजे। ठीक है सर, एक सेकंड सर, पहले दिनेश जी को अपनी बात पूरी करनी थी, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहता शिल्पा जी, ये लोग वहां जो लूट तंत्र स्थापित करना चाह रहे तो चाह रहे थे कि हम ईवीएम को जबरदस्ती भर दें, और यही होता था पश्चिम बंगाल में। दीदी इसी खेला के लिए जाना जाती थी। लेकिन आज वहां चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा, यही पिछला इलेक्शन जब ममता बनर्जी वहां चुनाव जीती थी तो उन्होंने तो नहीं कहा कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। या ये भी चुनाव आयोग के पूर्व निदेशक ने जब कहा, जहां जहां हमारे विपक्षी जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, या मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, या पंजाब में सरकार बनी, वहां चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। लेकिन जहां पर जनता इनको जनादेश नहीं देती है, वहां चुनाव आयोग इनके लिए खराब है। ठीक है राहुल लाल, क्या इसी वजह से बार बार बीजेपी कह रही है कि दरअसल दीदी डर के, हार के डर से इतनी बौखला गई है कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तो छोड़िए, दिनेश जी मैं जवाब दे दूं, अगर वहां पे चुनाव का इतिहास ऐसा ही गड़बड़ होता है तो फिर आपको 40% वोट कैसे मिल गए लोकसभा में? दिनेश जी, लोकसभा में आपको 40% मत कैसे प्राप्त हुए? सो बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे वोट का लूटी हो रहा था, तो फिर आपको 40% वोट कैसे मिले? आपने कैसे लोकसभा में 18 सीटें जीती? नहीं, इलेक्शन कमीशन एक लंबे समय से अच्छा काम करता आ रहा है। आप इस तरह से इलेक्शन कमीशन के पूरे भूमिका को गड़बड़ मत कीजिए। मुख्य चीज आज इलेक्शन कमीशन, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मैं समझ जा रहा हूँ, आप अपने पक्ष वाले आंकड़े ले रहे हैं। बात ये नहीं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि न्याय हो भी और न्याय दिखे भी, ये एक आवश्यक चीज है। ये कोई नहीं कह रहा है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, वो तो 2 मई को पता चलेगा। यही है ना, न्याय की परिभाषा भी आप लोगों के लिए अपने अपने हिसाब से है। मंजीत जी, सीधे सीधे आप ही से मेरा ये सवाल है, धरने के जरिए क्या अब आपको लग रहा है 4 चरणों के बाद बाकी के 4 चरणों में 100% तरीके से लोगों को अपने पक्ष में करने के मकसद के साथ ये धरना दिया गया, लोगों को ये दिखाया गया कि देखिए किस हद तक हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तमाम लोग मिले हुए हैं, हम अकेले इस जंग को लड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए। क्या वोटर्स को वोट देने के लिए आप लोग लुभा पाएंगे? क्या इसी मकसद के साथ ये धरना दिया गया? देखिए, इसके आप जो भी कहें, जैसे भी इसको समझें, लेकिन ये बंगाल की जनता ने बंगाल की बेटी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेगी, और बंगाल की बेटी ममता दीदी जो कि डाउन टू अर्थ है, जो कि लोगों से जुड़ी हुई है, वो लोगों के काम करने वाली पार्टी है, कोई जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। कोई किसी को 15 लाख दे दिया, किसी को जहाज से विजय माल्या, दूसरा तीसरा सबको बाहर भगा दिया, ये ऐसे कुछ पार्टी नहीं है। ये लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है और लोगों का मन बना हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीएमसी 200 से पार के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और ये जो बाकी ये जो झोला छाप लोग आए हैं, जी कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कहिए ओवर कॉन्फिडेंस में साबित ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए। क्या आपको
ये भी पता है 10 साल से आपकी वहां पर सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी नाम का फैक्टर भी होता है, या आप सिरे से उसे खारिज कर रहे हैं? देखिए मैडम, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत कम है, क्योंकि दीदी वहाँ पे जमीनी सतर पे उतरी हुई है, लोगों के साथ काम करती हैं। हाँ। और दूसरी रही बात ये जो भारतीय जनता पार्टी डंडे वाली पार्टी है, जो बम वाली पार्टी है, बम लेकर के आते हैं, जो बंगाल में जिस दिन से आए हैं उस दिन से बम्बारमेंट हो रही है। कभी किसी हमारे मंत्री के ऊपर बम फेंका जा रहा है, कभी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसएफ और सीआरपीएफ है इनको ऑर्डर करके बंगाल के जो सिटीजन है, 4 सिटीजन को वोट डालते हुए गोली मार रही है। हाँ। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ देश का कानून व्यवस्था देश में है कहाँ? खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और देश के संविधान को। दिनेश जल्दी से जवाब दे, दिनेश जल्दी से जवाब दे। बीच में इनको बता देता हूँ एक मिनट। गाल बजाने से नहीं होता है, बैठ के यहाँ 200 नहीं 500 सीटें दे देंगे उसकी बात नहीं है। जब अगर तो आपको 200 सीटें मिल रही है तो आप बौखलाहट क्यों दिखा रहे हैं? हाँ। और दूसरी चीज है, देखिए लोकतंत्र में नहीं है। अरे सुन लीजिए जरा एक मिनट, आपके बीच में क्या है, क्या तरीका है डिबेट का? पता नहीं क्या क्या मैंने आपके बीच एक शब्द बोला। बोलिए सर, फिर ऑडियो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी बात समझ में नहीं आती। इसको 2 मई को जनता तय कर देगी कि झोला उठा के कौन जाने वाला है। और दीदी ने तो खुद कह दिया है तो झोला उठा के दिल्ली जाने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए 3 चरणों के चुनाव में, जरा सुन लीजिए, 3 चरणों के चुनाव में कितने शांतिपूर्वक चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ। जिस पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव नहीं होता है, वही चुनाव आयोग ने कैसे बधाई के पात्र है चुनाव आयोग। किन विषम परिस्थितियों में भी जाकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 3 चरणों में कोई नहीं हिंसा, लेकिन बार बार दीदी ने जो वहां पर लोगों को उस्काया। जरा सुनिएगा बीच में, मतलब इस तरह से मैं बोलूं तो आपको अच्छा लगता है क्या? रोकना तो पड़ेगा। नहीं सर, समझ नहीं आता आपको क्या समय होगा मंजीत जी, जब आपको समय दिया जाएगा बोलने का, जरूर आपको बताइए। आपने जितना बोला मैंने सुना, क्या गलत क्या सही बोला गया। सर एक बार पहले बात तो सुनिए जल्दी से दिनेश जी। मैं सिर्फ जी बिल्कुल समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये जनता तय करेगी ना। और दीदी ने जो उकसाया बंगाल की जनता को 3 चरणों में, छटपटाहट, उनकी व्याकुलता, उन्होंने कहा इनको मारो, इनको पीटो। जो अर्धसैनिक बलों पर लोगों ने जिस तरह से टीएमसी के गुंडे जो गुंडाई चुनाव के पहले जो गुंडाई करते थे, जो हमारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या रंजन कुमार चाहते थे कि चुनाव में भी वास्तविकता क्या नजर आती है वहां पर? लेकिन चुनाव आयोग की कुशलता के बंगाल के चुनाव में हर बार ये देखा जाता था, जबरदस्त हिंसा देखने को मिलती थी। इस बार अब तक की स्थिति किस तरफ इशारा करती हुई? स्थिति नियंत्रित हुई है या बेकाबू हुई है? विकास हो गए। रंजन कुमार देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिश के बावजूद भी आपने देखा होगा हिंसा की बहुत सारी तस्वीरें थी। इनफैक्ट कैंडिडेट पीटे गए थे, वोटिंग के दिन लोग पीटे गए थे। ये तस्वीरें देखी है मीडिया के द्वारा लोगों ने। तो बीजेपी ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी और वो चुनाव के पास बार बार जा रही थी, जिस वजह से लोकसभा के तुलना में विधानसभा के चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, केंद्रीय बल जो है, उनको ज्यादा लगाया गया। और चूंकि 8 चरण में चुनाव है, 30 सीट 31 ऐसे चुनाव हो रहा है, तो पैरामिलिट्री फोर्स को काम करने में भी मौका मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, मंजीत सिंह बार बार बोल रहे हैं कि 4 लोगों की हत्या मौत हुई। 4 नहीं 5 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन चूंकि टीएमसी को भी सूट वही करता है, इसलिए 4 लोगों की बात करें और 5वें की नहीं बात करें, जिसका अमित शाह ने जिक्र किया था कि 5वां व्यक्ति आनंद वर्मन शायद उस लड़के का नाम है, वो नाम था। तो सबको अपने मैसेज देने की जरूरत है, वही कर रहे हैं। और अब आगे का चुनाव है, 4 चरण का हो गया, 5वां 6ठा 7वां 8वां चुनाव जो है। अब 6ठे 7वें 8वें में जहां चुनाव होना है, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर ठीक ठाक है, 30% के आसपास में है। और उसी इलाके में कांग्रेस भी मजबूत है, अधीर रंजन चौधरी का इलाका उसी में आता है। मुर्शिदाबाद मालदा का इलाका भी आता है, उसी में फुरफुरा शरीफ वाले जो लड़ रहे हैं वो भी आता है, और ओवैसी भी 6 जगह पे लड़ रहे हैं, उसी में आ रहा है। तो अब जो है आप देखिएगा कि ममता बनर्जी का चंडी पाठ अब कम होगा, क्योंकि अब मुस्लिम बहुल इलाके में जा रहे हैं, वह चंडी पाठ को कम करेंगे और प्रशांत किशोर इस तरह की ही उनको राय देंगे। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव। नहीं, मैं मंजीत सिंह का जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है कपिल जी, आऊंगी आपके पास, उससे पहले मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर। देखिए मंजीत जी, अभी आप जो बार बार कह रहे थे इस बात को कि जो हमारे केंद्रीय बल हैं वो गृह मंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल गलत बयान है, इसको कंडेम करते हैं हम। नंबर 1, ये जो हमारे सेंट्रल फोर्सेज हैं या जो भी अधिकारी हैं, जैसे चुनाव आयोग अपनी तिथियां घोषित करता है, कार्यक्रम घोषित करता है, तुरंत वो
सीधे रिपोर्टिंग करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं, और वो जो फोर्सेज हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन के इशारे पे काम कर रहे हैं, आपकी बेईमानियों को रोक रहे हैं सभी लोगों के, इसलिए आप लोग सब लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, जल्दी से सर, आखिरकार इतना शोर क्यों मच रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्या कहीं जाकर थमेगा? बहुत सीधी सी बात है कि अगर एक पक्षीय कार्य होगा तो बिल्कुल वो हल्ला हमेंगे, सब सारी चीजें होंगी। मोहम्मद अमीन साहब जिस जगह से बोल रहे हैं उस तरह की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। भाई ये दुनिया को मालूम है कि जिस समय इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन के अंडर में फोर्सेज होती है, लेकिन उसके बाद और उसके पहले वो किसके अंडर में फोर्सेज होती है? उनको मालूम होता है कि कितने दिनों तक वो इलेक्शन के अंदर हो। जब कोई इलेक्शन कमिश्नर कभी किसी पार्टी का मेंबर बन जाए, कभी कोई राज्यसभा का सांसद बन जाए, कोई रिटायर्ड जज, वो आपके यहाँ होता है, वो आपके यहाँ हुआ है, कांग्रेस ने किया है। MS गिल को बनाया था, MS गिल को MP बनाया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया, तो आपको भारतीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद। ये आपके यहाँ काम होता था पहले पार्टियों में। अभी बताइए कोई आंसर। आपको बनाने जा रही है, अगला आपको बनाने जा रही है। हमें कहाँ बनाने जा रहा है कोई? नहीं, बिल्कुल बनाने जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं मुझे बनाने जा रही है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्यों? एक पक्षीय बात मैं इलेक्शन कमीशन को बदनाम होने दूं? नहीं रहा कि गलत बात करते हैं। सर वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर 2012 में आपने चुनाव जीता, 2012 में चुनाव जीता, वो कौन सा चुनाव था? आज जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने पहले से धमकियां दी थी कि अर्धसैनिक बलों के माध्यम से हम लोग दुरुपयोग करेंगे, ये तमाम धमकियां पहले से 2019 से आ रही थी। ये उसके नहीं बाद कहते वहाँ पे हैं, जो लोग मरे उसमें कोई भी हिंदू राजनीतिक मुस्लिम की पूरी विश्लेषण राजनीति करिए की तो गई। सोच समझ के किया करिए। सारे राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल सारे राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होते हैं वो जनता का कोई काम नहीं करते। अगर वो जनता का काम करें तो आज राजनीतिक दलों को उनको जनता का काम इतनी परेशानी नहीं होती है, वो इलेक्शन जीत के जाएंगे आराम से। उसके ऊपर वो जिस तरह से किसी पहले भी गरीब का इंडिपेंडेंट काम हुआ करने को करती थी, तैयार वो नहीं आज है। उस रूप में इंडिपेंडेंट किसी नहीं भी है। गरीब का लेकिन काम नहीं आप करते। इस शब्द को आप नहीं मान सकते हैं, आपकी बात नहीं हो सकती है। लेकिन कोई वास्तविकता ना कोई सरकार तो देश में रहेगी ना, पूरे उसके संसार साथ आपने साथ अगर का काम आरोप किया लगता है, रहेगा तो जाहिर सी बात है नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन तो अपने स्तर पर मुख्यमंत्री ने काम किया तो परेशान होने की क्या जरूरत है? 8 चरण में आप इलेक्शन करा रहे हैं, 750 क्यों नहीं करा रहे? इसकी स्थिति देखिए, 750 अर्धसैनिक बलों की कंपनी क्या है। सारा लुटवा दें? फिर भी वहाँ पे सारे अगर पोलिंग को हत्या- लुटवा दें, फिर भी नहीं, सारे कौन कर रहा है? वोटर्स को धमकवा दें, लेकिन उसके बिल्कुल नहीं बावजूद चलेगा। आप हिंसा नहीं चुनाव लीग कर एंड पा रहे हैं। क्लीन ऐसे इलेक्शन में हो रहा है। कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं की जाएगी। चलेगी। इलेक्शन कमीशन भी लीग एंड आलोचना क्लीन के इलेक्शन दायरे हो में रहा है। आएगा, बिल्कुल आएगा। गलत बात है बिल्कुल गलत बात नहीं। आप बताइए फोर्सेज आपको हमारे बैलेट पेपर, हमारी मशीनें लूट के ले जाने नहीं दे पा रहे। प्रशासन चल रहा लेकिन जो है, गलत चीज होगा उसकी फोर्सेज ने किया है, फोर्सेज पे हमला करें तो मारेंगे वो। उस दिन फोर्सेज के ऊपर हमला हुआ था, फोर्सेज के बिल्कुल, पास उसकी दूसरा और किसी बात। उन्होंने हवाई फायरिंग किया, मैं- उन्होंने पैरों के पास गोली मारी, उन्होंने हाथों में गोली मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, नहीं, मैं भी खुल के ही बोल रहा हूँ। स्थिति ऐसी नहीं थी। पूरा घटनाक्रम उसकी जिस जांच तरह की से जा दिखा रही है, पूरे घटनाक्रम जांच की। तो भारत में चलता अगर ही उसमें रहेगा। पुलिस आपको वाले पता है दोषी कि होंगे इलेक्शन तो कमीशन उनको के द्वारा भी जो केसेस सजा दर्ज किए मिलेगी। जाते हैं, बाद में उनके ये केसेस का इलेक्शन क्या होता है कमीशन पहले तय रखता है। लेकिन राहुल आपको लाल पता है ये प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही होगा। प्रोसीजर प्रोसीजर के का तहत follow ही करने का तो मामला स्वागत आगे हर बढ़ कोई कर रहा है। पाएगा कौन और स्वागत जांच नहीं के कर रहा है? बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो देखिए, पाएगा। 90% काम इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है तो उसकी तारीफ भी हो रही है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन यही तो लोकतंत्र की पूरी खूबसूरती दुनिया होती के है। लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं इलेक्शन भाई, कमीशन आपकी में। ट्रेनिंग लेने सबसे भविष्य में बड़ा यही दुनिया स्थिति का रहेगी ना अमीन जी, लोकतंत्र कोई है नहीं यहाँ आएगा पर। ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन यही बात स्थिति बताइए रहेगी कि अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्ट बन के रहेगा तो कौन आएगा ट्रेनिंग लेने? आप जबरदस्ती बीजेपी लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा ना। जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अली बीजेपी बीजेपी का जोड़ दिया आपने। का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन को है हिम्मत की वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करे, है हिम्मत वजह से नहीं। आप लोग हम लोगों ने प्रेशर में आ देखा है जाते हैं। 2019 से इस प्रकार की जिसकी- घटनाओं को। अब सुनिए राहुल साहब, 2019 से हम लोगों ने ऐसी कोई घटना नहीं देखी हम लोगों सुनिए, ने। जिसकी जैसी धारणा वैसी उसकी सोच। सवाल इस बात का है बीजेपी को जबरदस्ती सत्ता में है तो उसको नहीं, शासन सत्ता से में जोड़ा देखिए- जा रहा है। नहीं, सत्ता गलत में बात देखिए, है। ये गलत चीज है। देखिए क्या बीजेपी के पीरियड में विपक्षी क्यों? पार्टियां नहीं जीती हैं? ममता जी उस झारखंड प्रदेश में झारखंड सारे वर्कर- झारखंड में नहीं लोग जीते, सारे राजस्थान में वर्कर- लोग नहीं जीते। देखिए रुकिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हार जीत का इलेक्शन- मामला अलग एक है, सेकंड। हार जीत का मामला अलग मामला है। एक साहब सेकंड। इसी इलेक्शन- बीजेपी के पीरियड में कई जगह विपक्षी पार्टियां भी सुनिए, जीती हैं, सुनिए। दिल्ली में भी विपक्ष जीती सुनिए, है, यहाँ पे भी। बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, सारी मशीनरी वहाँ के अधिकारीगण सब वहीं के लोकल के लोग हैं। ठीक है, अंदर हमारे पोलिंग बूथ के ऑफिसर्स चेंज हैं लेकिन वो भी वहीं के हैं लोकल। ऐसा नहीं है, फोर्सेस उनको बेईमानी नहीं करने दे रही, हमारे वोटरों को ध्यान
नहीं बंटने दिया जा रहा, हमारे इसके वोटरों को मतलब ब्रॉडकास्ट करने दिया जाए, जो आप एक इस एम बात है को कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि बाकी एम जगह पे है, आप एक करते एक गरीब हैं, वोटर का भारतीय वोट जनता पड़ना पार्टी चाहिए की सरकार बस। होती है, नहीं, लेकिन कपिल वहाँ पे जी आप सवाल लोग तो फिर करते ये हैं, भी खड़ा इसलिए होता है ना, आप यही कर रहे इलेक्शन हैं। कमीशन पर इसका विश्वास नहीं मतलब है, आप केंद्रीय यही बल कर रहे पर हैं विश्वास कि नहीं है, जब विश्वास है तो पश्चिम फिर किस पर बंगाल में हो विश्वास सकता है? है, तो मध्य प्रदेश, कल को राजस्थान नतीजे आएंगे, और अन्य जगहों जनता पे को क्यों जो नहीं हो मैंडेट सकता है? सामने आएगा, राहुल लाल मेरा आपसे भी यही सवाल है, नहीं, कल को भारत नतीजे में- आएंगे, अच्छा, भारत में जनता का ऐसा कब मैंडेट हुआ? सामने शिल्पा आएगा, जी उस देखिए, पर भी सवाल खड़े कर मैं देंगे। बार बार अभी भी कह रहा हूं, हार जीत के नतीजों पे कभी भी किसी पार्टी ने आज तक भारत में ये सवाल नहीं किया कि हम मैंडेट को नहीं मानते। सवाल है मैंडेट को खुले मन से माना। ईवीएम की थ्योरी किस तरह से भारत में फेल हुई, ये भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने हार को छुपाने के लिए उन्होंने ईवीएम का बहाना भी लिया, और वो बहाना बिल्कुल जो है कि उसका पर्दाफाश भी हो गया। हाँ। तो वो सारे थ्योरीज मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि देखिए, इसी पीरियड में कई जगह विपक्षी पार्टियां जीती भी हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे हार जीत का चीज जो है कि वो गड़बड़ होगी। वो इलेक्शन कमीशन काम काफी शानदार ढंग से कर रहा है, लेकिन कुछ घटनाओं में, जैसे कूच बिहार का जो पूरा घटनाक्रम है, उसके पहले से जिस तरह से बयानबाजी हुई, इस पूरे घटनाक्रम को टाला जा सकता था। इसमें अन्य अलग प्रकार की चीज मामलों से इसको हैंडल किया जा सकता था। वो नहीं हुआ है। 750 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के होते हुए भी अगर वहां पे हिंसा घट रही है तो फिर सवाल तो उठेगा अगर ना। हमारे क्यों कुछ नहीं सवाल सिपाहियों को, उठाएंगे? हमारे कुछ आरक्षियों को, उनको अगर घेर नहीं, लेगी आप लोगों 300-400 ने आदमी, ये आरोप तो लगा क्या कि होगा? ये आरोप लगा कि जांच का विषय है। नहीं, ये आरोप लगा कि वो उन्होंने जांच का उस गलत पूरे है। गांव में, तो उस पूरे केंद्रीय गांव बल में तो अमीन जी सामने कितने आएंगे हथियार ना, बरामद उनकी किए गए, सुरक्षा बता करने दीजिए। के लिए, और अगर उन पर जांच भी तो आरोप चलता ही लग रहेगा जाएगा ना, तो क्या लेकिन किया वहाँ पे जाएगा? कितने चलिए ठीक हथियार है, बरामद मंजीत जी, कौन मंजीत जी, करेगा? चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंजीत जी, आपके पास आते हैं। 17 तारीख को 5वें चरण का चुनाव है, 45 महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होनी है। कितने तैयार हैं आप लोग? और अब 5वें चरण में, 6ठे चरण में, 7वें चरण में, 8वें चरण में, बाकी के बचे हुए 4 चरणों में कितने एक्सपेक्टेशंस आपको? और धरना पॉलिटिक्स तक अब मामला पहुंच चुका है, आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो मोदी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको कैसी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो लोगों को अंदर जाकर के बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट करें, और बाहर आकर के लोग बता रहे हैं तो चुनाव आयोग ऐसा की कर बात नहीं सुनने सकते को वो। तैयार नहीं है। अरे क्यों नहीं करते? सुरक्षा बल ऐसा नहीं कर सकते, वो आपके प्रदेश के नहीं है। अरे अगर ऐसा है, बोलने नहीं मंजीत आता जी, उनको। रिकॉर्ड कीजिए उन तमाम चीजों को, तमिलनाडु इलेक्शन का आयोग के है, सामने झूठ प्रेजेंट बोल कीजिए रहे उन हैं। तमाम चीजों को, एक्शन ना लिया जाए तब सवाल कीजिएगा। शिल्पा जी, शिल्पा जी, सुनिए, वो आप लोग उस आप प्रदेश लोग के ही नहीं दिखा हैं, रहे हो। उनको भाषा नहीं आप आती। लोग ही टीवी पे हम लोग कोई लेकिन तेरह यहाँ का है, पर एक्शन नहीं तमिलनाडु लेंगे का है। ना, हम लोगों के पास सोशल अथॉरिटी मीडिया नहीं है एक्शन लेने की। आप जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास वो तमाम चीजें लेकर आप जाइए, वहां पर शिकायत वीडियोग्राफी दर्ज करिए, आप करवाइए। शिकायत करिए, आपके एजेंट हैं वहाँ पर, हाँ, उन पे एक्शन लिया जाएगा। फिर कार्रवाई ना हो झूठ तब की हम बातें लोग मत दिखाइए। करिए आप। एक्शन ही तो इलेक्शन नहीं लिया कमीशन जा को रहा। शुभ बदनाम करने के लिए कारखाने में वहाँ पूरा हमारा मीडिया मौजूद है। हाँ, मीडिया ऐसा नहीं कि एक दल का होता है, मीडिया कई माइंड्स का होता है। देखिए, इलेक्शन मैं ठीक है, मीडिया वाले भी रंजन रिपोर्टिंग कुमार, करते हैं। रंजन कुमार, आपका फाइनल कमेंट क्या लगता है आपको? कहा जा रहा है कि जो बेईमानी करा रहा है क्या वो सुनवाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में फिर न्याय की उम्मीद कैसे लगाई जाए? और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में किसे सच्चा किसे झूठा माना जाए? जनता के सामने तो यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। है कि जो केंद्रीय बल है वो अमित शाह के इशारे पे काम कर रहा है। तब तो पूरे बंगाल में 10 साल से दीदी का सरकार है, तो क्या वहां पे सारे पुलिसकर्मी दीदी के लिए काम कर रहे हैं? सारे स्टाफ उनके हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं? तो ये तो बड़ा हास्यास्पद जवाब है मंत्री जी का। और अभी जो बता रहे हैं कि केंद्रीय बल अंदर जाकर लोगों को धमकी दे रहा है कि बीजेपी को वोट करें, क्या आपको लगता है संभव है? केंद्रीय बल क्या सारे बीजेपी ने के कैडर उसमें है? क्या बीजेपी ने सबको ज्वाइन करवाया? सो बहुत ही हास्यास्पद है। उसमें हर प्रदेश के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग उसमें है। वो कोई भाजपा के कैडर नहीं है जो ऐसी बात करेंगे। और कोई अधिकारी अपने केंद्रीय बल का अधिकारी होगा, अपने सिपाहियों को या बोल भी नहीं सकता है, आदेश भी नहीं दे सकता है। सो हाँ, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजेस जो आत्मा की आवाज लेके बाहर आए थे, उन्होंने सीधा प्रश्न बता दिया है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी सरकार से खतरा है। और जब उन्होंने उठाया है तो इसमें एविडेंसेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो निर्णय देते हैं उन्हीं की आवाज थी। और ये साफ परिलक्षित हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलते हैं, अगर गृह मंत्री जी कोई बात बोलते हैं तो उनकी नोटिस नहीं ली जाती है, उनको बैन नहीं किया जाता है। वहीं बहन ममता बनर्जी जी अगर कोई बात कहती हैं तो उनको बाकायदा कोर्ट कंडक्ट करके उनको तारीफ के लिए बैन कर दिया जाता है। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र के अंदर कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन एक तरफा कार्रवाई का आरोप तो फिर हर दल की तरफ से लगाया जाएगा, जो भी दल हारेगा वो आरोप ही लगाएगा। इसका क्या इलाज है, इसका क्या उपचार है? वहां पे भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी नहीं पाएगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। ये बोलने वाली पार्टी है, ये चौथे स्थान पे रही है पार्टी। अच्छा, आप सोचिए कि मुख्य विपक्षी दल वहां पे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये तो केवल मीडिया के माध्यम से। तो फिर कांग्रेस धरती पर दिखाई क्यों नहीं देती? कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आखिरकार वहां क्यों नहीं पहुंचे? कांग्रेस की तैयारियां नजर आती है। ये डायरेक्ट लड़ाई फिर टीएमसी और बीजेपी की कैसे बन गई? मुख्य विपक्षी दल अगर कांग्रेस वहां पर है तो जाहिर सी बात है दल है, ठीक है, लेकिन दिखाना भी तो पड़ता है। कपिल जी, ये बात भी तो मानेंगे आप? वो सारी चीजें अंडर करंट हैं। हाँ। और आपको दिखाई देंगे किसी दल के पास पैसा है क्या? 2 मई के बाद क्या तो नतीजों के बाद दिखाई देंगी, क्योंकि 7 साल में विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। कोई पूछता है क्या कि 7 वर्ष में ये सबसे ज्यादा अमीर पार्टी कैसे बन गए? जी ने कह दिया कि वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। बंगाल की सियासत, बंगाल की धरती पर ये तमाम चीजें किस तरफ आगे बंगाल को ले जाती है, यहाँ की जनता को ले जाती है। एक चीज कहूंगा कि जिस तरह से आज ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन दिया, इसे देख के हमें याद आया कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगाया था वो मंदिर चले गए थे। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एक तरह से राजनीतिक दल है, वो कहीं न कहीं किसी भी तरह से वो ध्यानाकर्षण वो कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, जरूर कम से कम अब 4 चरण के इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन कमीशन के पास काफी तरह के अनुभव भी होंगे और कम सीटों पे अच्छे खासे अर्धसैनिक बलों के साथ ये चुनाव हो रहा है। हाँ। तो मैं ये पूरा उम्मीद करूंगा कि आगे के 4 चरण के चरण जो है उसमें पिछली गलतियों से सीख लेके वो कम से कम हम लोगों को हिंसा के दृश्य और भी कम दिखने के लिए मिले। ठीक है, लोकतंत्र का जो ये महोत्सव है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। 300 कंपनियां और लगा दी गई है इसके लिए, ये हालात देखते हुए 300 कंपनियां और लगा दी गई। शायद आप लोगों ने पिछले अनुभवों से जरूर ये सीख ली होगी। जी मोहम्मद अमीन, आपका फाइनल कमेंट्स, क्योंकि आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगने कभी बंद नहीं होंगे। कोई ना कोई दल जरूर आरोप लगाएगा कि भाई पक्षपात किया गया है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा। लेकिन आप लोग अपने दायित्व को आगे कैसे निभाते जाएंगे और कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जनता आप लोगों पर उसी तरह से विश्वास करे जिस तरह से आज तक करती आई? जिस दिन इनके वोट बैलेट खुलेंगे उनको विश्वास हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो बातें कह रहे थे कि वहाँ पे हमारे जो सुरक्षा बल है वो उनके साथ बेईमानी करते हैं, ऐसा नहीं है। इनको शायद ये नहीं पता है कि वेस्ट बंगाल के जो IPS ऑफिसर हैं वो उसी जगह पर SSP पोस्टेड हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से लाए गए हैं वो SSP, और उनके सामने हो रहा है, वो ऐसा नहीं होने देंगे और वो कर भी नहीं सकते। वो भाषा बोलना नहीं जानते। हाँ। वो किसी कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कहीं का है, वहां का तो रहने वाला है ही नहीं ना। वो भाषा नहीं जानता तो बेईमानी की क्या बात करेगा? उनको तो खाना पीना सब उनका अलग होता है, रिजर्व होता है, वो किसी पब्लिक से मिल नहीं सकते। और ये झूठ बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन टाइम ब्रीफिंग करता रहता है। आप आश्वासन देंगे कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी, उसकी शिकायत आप लोगों तक पहुंचेगी तो जरूर कार्रवाई होगी? 100%। ठीक है, बस दरकार है शिकायत के आप लोगों के ऑब्जर्वर्स तक पहुंचने की, आपकी टीम तक पहुंचने की। चलिए ठीक है, मंजीत जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या चाहते हैं अब आप? धरना पॉलिटिक्स के जरिए जो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो संदेश जनता तक पहुंचेगा और उसका कितना असर होगा, कितना फायदा आप लोगों को पहुंचेगा? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि चुनाव आयोग के बारे में, तो सैयद शुजा ने एक वो इंटरव्यू किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे इसको हैक किया जाता है, नंबर 1। दूसरा, जो ये मोदी लहर की बात कर रहे थे, जो मोदी हवा है वो हवा हो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिल चुकी है। और ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बंगाल में अपनी सरकार बनाने की फिराक में है, जो कि बंगाल के लोग नहीं बनने देंगे, क्योंकि बंगाल के लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो दीदी को प्यार करते हैं, दीदी को पसंद करते हैं, क्योंकि दीदी उनके लिए काम करती है। दीदी हवा की बातें नहीं करते। और एक लास्ट बात जो मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र भारत में अब खत्म हो चुका है, ये बात आप मान लें। अच्छा, अगर 2 मई को नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं, एक बार को मान के चलिए मंजीत जी, तब क्या कहेंगे आप? तब क्या जवाब देंगे, किस मुंह से बोलेंगे? लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये तो 2024 से पहले मेरे को लग रहा है कि जो कल को अम्बेडकर साहब का जन्मदिन मनाया जाना है, और उसमें जो इस लोग के संवाद बनाने वाले थे, अब उनकी किताब को बंद कर दिया जाएगा। और आपके हिसाब से लोकतंत्र को पूरी तरह से यहाँ पर मार दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, खत्म कर दिया गया है लोकतंत्र को यहाँ पर। तो फिर किस बिना पर आप जीत की बात कह रहे हैं? अगर आपके मुताबिक हर चीज बीत चुकी है तो फिर कैसे आप लोग जीतेंगे? वो लोगों का प्रेम है, लोगों का दीदी के साथ कमिटमेंट है, लोगों की दीदी की लोगों के साथ पकड़ है,
दीदी ने काम किया गरीबों के लिए। ये दीदी ने चलिए दीदी ने ठीक है, कोई लोगों के हजारों दिलों में करोड़ के किस हद तक आपके लिए प्रेम है ये जाहिर सी बात है सर, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके बोलने से भी कुछ नहीं होगा। 2 मई को जनता के सामने हम सब के सामने नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। चलिए दिनेश जी जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी चुनाव आधा संपन्न हुआ है शिल्पा। हाँ। अभी दीदी अर्ध विक्षिप्त हुई हैं। अब चुनाव 8वें चरण पर जाने दीजिए। आप देखिएगा दीदी जी पूर्ण विक्षिप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से पागल हो जाएंगे, और जो दूसरे तरह के लोग भी चैनल पर बैठ के लैंग्वेज यूज करते हुए दिनेश जी कम से कम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए सर, आप किसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अगर वो कहेंगे कि मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर वोट दे, ये विक्षिप्तपना नहीं है तो क्या है मुझे बताइए ना। वो कहेंगे सीआरपीएफ को घेर लीजिए, हमला करिए, क्या पागलपन नहीं है? क्या बात करते हैं आप? चुनाव आयोग पर आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाएंगे, चलिए ठीक है, सैनिक बलों पर क्यों नहीं हो? ये पागलपन नहीं है, ये दौर है। चलिए ठीक है सर, लेकिन जनता तमाम लोगों को देख रही है, तमाम बयानों को सुन रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी जनता के सामने है, जनता को फैसला लेने देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग का एक्शन, उसके बाद ममता दीदी का जबरदस्त रिएक्शन, बंगाल में किसे चोट किसे वोट, फैसला जनता के हाथ। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।